Hello students. So this is Vaishali here and welcome back to our channel Physics by Vaishali ma'am. So today we'll talk about the gravitation. What is gravitation? कहाँ से आया word gravity? तो क्या हुआ, Newton was sitting in the garden and an apple fell on his head. So he discovered the existence of the gravitational force and he found that every body attract the other body. All bodies in this universe attract each other and the force between them is called the gravitational force. तो उन्होंने बताया कि जितना भी कोई भी जहां जहां मास होगा वहां वहां फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल होगा, जहां जहां मास होगा वहां वहां फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, ऐसा उन्होंने बताया. कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम जितनी भी कैलेशियल बॉडीज हैं लाइक अर्थ है, सन है, मून है, स्टार्स है, बस यही होता है ना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो और तो कहीं होता नहीं. तो बच्चे नहीं, जहां जहां मास है वहां वहां फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा. कोई भी बॉडी है लाइक मैं हूं, मैं इस पे एक्सर्ट कर रही हूँ फोर्स ग्रेविटेशन. ये है, पेन मुझ पे एक्सर्ट कर रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. मैं क्यों, पीछे अलमीरा है, अलमीरा जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है लगा रही है, एक्सर्ट कर रही है मुझ पे, मैं उस पे लगा रही हूँ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो फिर ये चिपक क्यों नहीं रहा पेन मुझसे आकर, या मैं इससे जाकर चिपक क्यों नहीं रही? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो है लेकिन कम है, वैल्यू ही उसकी कम है. तो इस वजह से जो है अट्रैक्शन तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, फोर्स जो है वो कम है. So it was found that all the bodies attract each other and the force between them is called the gravitational force. Got my point? Next is, it is never repulsive. It is always attractive in nature. मतलब ये कभी भी जो है रिपल्सिव नहीं हो सकता. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा. लाइक फोर्स m1, मास m1 है तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा मास m2 पर एंड वाइस वर्सा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यूनिवर्सल फोर्स होता है. ये यूनिवर्सल फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अर्थ पे लग रहा है या फिर ये जुपिटर पर लग रहा है या सन पर लग रहा है. ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह लगेगा. चाहे आप किसी प्लेनेट पर चले जाओ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो लगेगा ही लगेगा. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फोर्थ लॉ. जैसे हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा स्टूडेंट्स, जो क्या कहता है, इनर्शिया के बारे में कहता है कि बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन पे रहेगी, स्टेट चेंज नहीं होगा उसका until unless an external force is applied on it. सेकेंड फोर्स, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चे, मोमेंटम के बारे में बताता है. ऐसे ही थर्ड लॉ कहता है न्यूटन्स, थर्ड लॉ क्या बताता है हमें, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑन डिफरेंट बॉडीज. सो ये हमारा है न्यूटन्स फोर्थ लॉ. क्या कहता है ये, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. मतलब ये कि अगर ये मास m1 है, ये मास m2 है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा व्हेन दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चे प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. मतलब कि r क्या है यहाँ पे, r स्क्वायर हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, अगर हम दोनों के सेंटर के से लेकर डिस्टेंस लें तो दोनों के मासेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस शुड बी measured between the masses, between the center of the masses. Okay, इस मास m1 के सेंटर से लेकर मास m2 के सेंटर तक कितना डिस्टेंस है उसको हम r कहेंगे. एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस. गॉट इट? इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, इफ वी कंक्लूड फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट्स, दैट मीन्स फोर्स इज directly proportional to m1 m2
and inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब कि अगर डिस्टेंस 2 मीटर से बढ़ता है तो फोर्स हमारा 1/4 हो जाएगा, मतलब फोर्स डिक्रीज होगा. अगर डिस्टेंस बढ़ता है फोर्स डिक्रीज होगा, वहीं अगर मासेस बढ़ते हैं तो फोर्स इंक्रीज होगा. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि दिस फोर्स ओबेज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब है कि there is an equal and opposite reaction on both the bodies. Suppose यहाँ 1 kg का मास है, यहाँ 100 kg का मास है. तो जो 1 kg का मास है बच्चे, वो 100 kg के मास पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे क्योंकि अट्रैक्टिव है ये. F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. नाउ 100 kg का जो मास है वो 1 kg के मास पे फोर्स लगाएगा F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे. ठीक है. अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम जो 1 kg का मास है और जो 100 kg का मास है, 100 kg का मास जो है वो 1 kg पे ज्यादा फोर्स लगाएगा. तो इक्वल ऑपोजिट वाली तो यहाँ कोई बात नहीं रही, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं लगेगा. तो बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाहे 100 kg का मास हो चाहे 1 kg का मास हो, मास तो इक्वल एंड ऑपोजिट ही लगेंगे. इक्वल लगेगा मास, इक्वल जो है इक्वल फोर्स लगेगा, फोर्स जो है इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा. चाहे मास कैसा भी है, फोर्स इज इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इक्वल ही लगेगा. सो F12 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू F21. तो हम फोर्स को ऐसे लिख चुके हैं, हम लर्न कर चुके हैं कि फोर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चे, ये इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर हो जाएगा. G क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है हम इसको लिख सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्योंकि हमारा फोर्स था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम इसको लिख सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. गॉट इट? तो अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, तो ये आएगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11. यूनिट्स क्या होंगी बच्चे इसकी? क्योंकि यहां पर देखो जो ये है ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, ये है F r स्क्वायर बाय m1 इंटू m2. फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चे? न्यूटन, आर का मीटर और मासेस का kg. तो हम ऐसा लिख सकते हैं. तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. गॉट इट? सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या होता है ये? हमें पता है फोर्स इतना है हमारे पास ग्रेविटेशनल. ठीक है. जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ना, ये सब्सटेंशियल होगा. इट इज सब्सटेंशियल ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द मास शुड बी लार्ज. अगर दोनों मासेस स्मॉल हो जाएं, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो भी स्मॉल है हमारे पास. हमने पढ़ा वो कितना है? 10 टू द पावर -11 का ऑर्डर का है, तो बहुत स्मॉल है. और अगर मासेस भी स्मॉल हो जाएं दोनों, तो क्या फोर्स होगा? बहुत कम हो जाएगा, सब्सटेंशियल नहीं रहेगा. इसको ज्यादा रखने के लिए हमें मास एक तो ज्यादा लेना ही पड़ेगा. तो अगर हम मास ऑफ अर्थ को, जो हमारा मास है अर्थ का, वो हमारा है 10 टू द पावर 24 kg के ऑर्डर में. गॉट इट? क्योंकि ये 10 टू द पावर 24 kg के ऑर्डर में है, तो ये ज्यादा है, ज्यादा है. तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस केस में? फोर्स डिवाइडेड बाय मास. सो फोर्स डिवाइडेड बाय मास जो है, सपोज ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर एक छोटा सा मास है. अर्थ के मास को हम कैपिटल M ले लेते हैं स्टूडेंट्स. अर्थ के मास को हम कैपिटल M ले लेते हैं और इस छोटे मास को हम स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं. तो जैसे ही ये इसके पास होगा, एनी बॉडी नियर द अर्थ सरफेस विल exert a force and that force
the acceleration due to that force is called the acceleration due to gravity. जैसे ही फोर्स जो है यहाँ पर एक्सर्ट होगा छोटे मास पर, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा इस फोर्स की वजह से. ठीक है, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी छोटा एम बड़ा एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. एंड वी नो दैट ए इज इक्वल टू एफ बाय एम. कैसे पता, फोर्स होता है हमारे पास एम इंटू ए. ए कितना हो जाएगा बच्चे, एफ डिवाइडेड बाय एम. सो एफ हमारे पास ये था, डिवाइडेड बाय एम में हमने ये लगा दिया. कौन सा मास लेंगे हम, डिनोमिनेटर में छोटा मास लेंगे ना, जो ऑब्जेक्ट का मास था. तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आ जाएगा. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसको हम जी से डिनोट करते हैं बच्चे. वी डिनोट इट बाय जो है स्मॉल जी से डिनोट करेंगे. तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा. अगर हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, वैसे फॉर्मूला यही होता है इसका, बट हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में जो है इसको ऐसा यूज करेंगे, जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि कैपिटल जी एम को हम जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट कि ऐसा यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की. तो चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो स्टूडेंट्स, या एक्सेलरेशन ड्यू टू एनीथिंग हो, जो ऐसा यूनिट रहेगी वो रहेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसकी वैल्यू आती है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस क्यों आया, सपोज ये पेन है, मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करती हूँ तो ये नीचे जाएगा. नीचे जाएगा तो कुछ भी चीज जो नीचे जाती है तो नेगेटिव साइन लग जाता है ना. अगर मैं इसको अपवर्ड्स फेंकूं तो क्या रहेगा, क्या जी पॉजिटिव आ जाएगा, यस और नो. पॉजिटिव नहीं आएगा वो तब भी. क्यों नहीं आएगा, अगर मैं इसको ऊपर फेंकती हूँ फिर नीचे गिरेगा, और ये फिर नीचे गिरेगा तो अगेन नेगेटिव आएगा बच्चे. तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट इज ऑलवेज नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now we'll study about the difference between the capital G and the small g. कैपिटल जी क्या होता है बच्चे, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन की है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना बच्चे, वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. वहीं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये वेरी करेगा. तो स्टूडेंट्स जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वेरी करेगा प्लेनेट टू प्लेनेट. इसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11. इसकी होगी -9.8. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, क्या क्या जो है वेरिएशन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, अगर हम हाइट को चेंज कर दें या हम डेप्थ को चेंज कर दें, बढ़ा दें या घटा दें, तो हम ये सब जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स.